नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आज भाऊ तोरसेकर जी और भाऊ से बात करेंगे नमस्कार। कुछ। आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो भाऊ, अब 2/3 में कितनी देर है और 2/3 के बाद क्या होने वाला है? अरे 2/3 की जरूरत ही नहीं। किसने बोला? ये कहां से नैरेटिव लाते हैं मुझे पता नहीं। 2/3 की क्या जरूरत है? हम्म। देखो, एक दो लोगों की मर्डर हो जाते हैं, बाकी के सिर्फ फॉल इन लाइन हो जाते हैं। हम्म। दो पार्टियां थोड़ी बस हो गई, बाकी सब बोलेंगे जो पास करना है करो, लेकिन पार्टी मत तोड़ो। या और किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो सब हाइपोथेकेशन में चले गए। पार्टी में उसी रहेंगे, वोट इधर करेंगे। पार्टी उधर रह गए मतलब समाजवादी टूटेगी नहीं, समाजवादी पूरी की पूरी वोट करेगी भारत बीजेपी के लिए। अब जिनको करना है उन पर लीगल एक्शन नहीं होगी, और फिर बवाल शुरू हो जाएगा। इनको ये करेंगे, उनको वो करेंगे, करेंगे कुछ भी नहीं। ये क्या होता है, इनको जिस ढंग से अमित शाह ऑपरेट करते हैं, इसका अंदाजा तक नहीं है। इसलिए ये सब फ्लोटिंग करते रहते हैं अपनी अपनी थियरीज। ये बोलेंगे भी नहीं। अभी अमित शाह का ध्यान जो है विधानसभा पर है। तो ये तोड़ो वो तोड़ो क्या जरूरत है? वो तो मेरा मानना जो है, मुझे इंफॉर्मेशन थोड़ी और मानना जो है कि कम से कम 20-22 लोग तो अखिलेश के इस तरफ वोट करने के लिए रेडी है। जी। उनको तोड़ने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। कलंक, तो देखो, मर्डर का कलंक अपने सर माथे पर लेने की क्या जरूरत है? वो तो कह रहे हैं, वहाँ ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि राम गोपाल यादव जो है वो अमित शाह के साथ में आ गए। हाँ, वो जो बात है ना कि शिवलाल और राम गोपाल दोनों मिलकर भतीजे को सबक सिखाएंगे। शिवलाल को मत छोड़ो। शिवलाल है ना, शिवपाल। दूसरा सगा चाचा कौन है? शिवपाल 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 यादव। शिवपाल सिंह। हम्म। तो दोनों मिलकर भतीजे को औकात दिखाएंगे। वो जो उड़ रहा हम्म। है, बहुत उड़ रहा है, तो वही उसको हम्म। दिखाएगा। देखो, एक बात होती है कि अमित शाह का तरीका जो है ना कि आपके आपस में झगड़े चल रहे, उसका फायदा मैं कैसे उठाऊं, हम्म। ये इनका तरीका है। तो आप में अगर झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो चलाते हैं अपना। अभी इनको अपना हिसाब पूरा करना है। राम गोपाल हो, अब राम गोपाल की हालत ये है कि ये जाकर लोकसभा में बैठ गया, तो शिवलाल की इज्जत कम हो गई ना। अब राम गोपाल की। तब तक तो ये जब तक यूपी में बैठेगा, राम गोपाल को दिल्ली में समाजवादी नेता माना जाता है। आजकल कौन पूछता है उसको? हर जगह यही जाता, लाल टोपी पहनकर, कव्वाल जैसे कि बाल बढ़ाए, और कव्वाली में बैठता नहीं है, पता नहीं। तो वो कहने का मतलब कव्वाली, ये है कि वो कव्वाली में वो आपके क्या बोलते हैं वो तालियां बजानी पड़ती है ना, वो हिंजड़ों की तरह। हाँ, बिल्कुल। ये बाकी लोगों को बोलता है झूम बराबर झूम शराबी। हाँ। ये खुद झूमता है उसको। तो कहने का मतलब ये है ना कि आप देखो, मेरी एक बात समझ में नहीं है कि आपको इनसे झगड़ा मोदी के साथ करने की जरूरत ही नहीं थी। ममता को भी देखो, क्या जरूरत थी? उन्होंने कभी आपको तोड़ा नहीं है, कभी कुछ तो आपका नुकसान नहीं किया है। तो ये कांग्रेस के लिए मरने पर आमादा क्यों है? ये मर जाते हैं, और क्या बोलते हैं, कांग्रेस फिर जिंदा हो जाती है। और ये आज की बात नहीं, आप 77 से देखो। 77 में कांग्रेस मर गई थी, यहां तक हमने उस वक्त सुना था कि इंदिरा जी पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेने वाली है। हम्म। चरण सिंह ने गलती कर दी, और बाद में तो पार्टी ही गिरा दी, सरकार गिरा दी, तो ये रिवाइव हो गई। फिर 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह और बाकी समाजवादियों ने वही किया, फिर कांग्रेस रिवाइव हो गई।
तो ये खुद को देखो, एक बात इनको समझनी चाहिए कि आप बीजेपी भी कल तक आप जैसी पार्टी थी ना, कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन में हमेशा बीजेपी रहती थी। बीजेपी कहाँ की राष्ट्रीय पार्टी है? गुजरात में भी 95 के बाद 90 के बाद आई है, राम जन्मभूमि के बाद। उसके पहले गुजरात में क्या थी? सोशलिस्ट पार्टी थी। गुजरात में 2 नंबर की पार्टी सोशलिस्ट पार्टी थी, जनसंघ 3 नंबर का होता था, यानी 4-6 लोग होते थे। महाराष्ट्र में भी जनसंघ की हालत वही थी। समझ, जनता पार्टी जो थी, बीजेपी थी, वो शरद पवार के गुट में थी। आप समझो, 85 में शरद पवार के जो पुलोत था उसमें कांग्रेस चली गई, अब बीजेपी चली गई। इसके लिए बाला साहब ने बोला कमलाबाई उसको आंख मार रही है, क्योंकि 84 शिवसेना और बीजेपी की पहली बार लोकसभा में युति बनी थी, लेकिन विधानसभा आते आते बीजेपी शरद पवार के साथ चली गई। तो बाला साहब बोले गई तो गई कमलाबाई, उसको आंख मारती थी, उसको घर में रख के करूं क्या? तो तब ये कमलाबाई बोला जाता है ना, वो बाला साहब उस वक्त बोले थे। फिर जब प्रदेश प्रमुख का चुनाव जीत लिया हिंदुत्व पर बाला साहब ने, उसके बाद बीजेपी फिर वापस आई और हिंदुत्व का झंडा बाला साहब से उन्होंने उठाया। तो बीजेपी भी एक क्षेत्रीय पार्टी थी, थोड़ी गुजरात में, थोड़ी मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल, ये 3 राज्य थे, और यूपी में थोड़ी अच्छी थी। बाकी जगह बीजेपी थी कहाँ? 3-4 राज्यों की वो एमपी राजस्थान में थी थोड़ी थोड़ी। एमपी, राजस्थान, हिमाचल और यूपी, बस वही तो बोल रहा हूँ। वो जनता पार्टी के समय इनके 3 मुख्यमंत्री जनता पार्टी करके बने थे। भैरव सिंह शेखावत थे, फिर कैलाश जोशी, और उधर मुझे लगता है उसका नाम भूल गया मैं, शांता कुमार। तो 3 मुख्यमंत्री जनता पार्टी के समय के थे। और यूपी में उनकी थोड़ी ताकत थी, बिल्कुल नहीं ऐसी नहीं, लेकिन ठीक है, 40-50 एमएलए लाने की थी, हाँ, 40-50 उत्तराखंड के साथ। तो बीजेपी खुद एक क्षेत्रीय पार्टी थी, लेकिन 84 के बाद, 84 में जो धक्का हुआ, उसके बाद राम मंदिर का, जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हो गया, और आरएसएस ने तय किया कि अब हमको अपनी पहचान और नेशनल पार्टी के तौर पर खड़ा रहना है। और इसलिए देखो, वोटर ने एक बात बता दी 77 में कि हमको कांग्रेस को हटाना है। 77 का सबसे बड़ा सबक जो है वो ये था कि जनता और वोटर चाहता है कि हमको कांग्रेस को हटाना है, और इसलिए गठबंधन बना। तो ठीक है, गठबंधन भी चला लेंगे, लेकिन गठबंधन चलता नहीं तो वो जो 77 की लीगेसी है, वो एंटी कांग्रेस का पूरा वोटर अपने पास कंसोलिडेट करना, ये आरएसएस ने तय किया 84 में। और इसलिए आपको समझना चाहिए कि जो जनसंघ था वो वापस जनसंघ नहीं बना, वो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बना। मतलब क्या है कि 77 की जो लीगेसी है वो आज बीजेपी के पास है, समझे आप? जी। और वो जनता दल में शामिल नहीं हुए, अलग रहे, बाहर से सपोर्ट किया, सत्ता में नहीं गए, ये टूटे। फिर गुजरात वगैरह कांग्रेस की मदद से बने, लेकिन जब बीजेपी अलग रही तो बीजेपी वोटर को दिखाती रही कि भाई कुछ भी हो, हम तो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ रहेंगे, बाकी सब कांग्रेस के साथ आते जाते रहे। तो एंटी कांग्रेस जो वोटर था, वो जनता दल का हो, जनता पार्टी का हो, और कम्युनिस्ट पार्टी का हो, किसी का भी हो, महाराष्ट्र में जो अदर सेक्युलर पार्टी है उनका वोटर जो था, हेगड़े के पास कर्नाटक में था, जनता दल, जनता पार्टी कर्नाटक में बड़ी पार्टी थी, उसकी लीगेसी बीजेपी के पास आ गई, याद करो आप। तो बीजेपी क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनी, क्योंकि हर राज्य का जो एंटी कांग्रेस वोटर है उसको बीजेपी ने कंसोलिडेट किया, उनको बताया, समझा
कि देखो तुमको अगर कांग्रेस को वोट देना नहीं है तो हमको दो, बाकी तुम किसी को भी, जनता दल दे दो, कम्युनिस्ट को दे दो, किसी को भी दे दो, वो तो कांग्रेस का ही जाएगा। अगर एंटी कांग्रेस हो तो हमको दे दो। वो जो है ना, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, हाँ, जी जी बिल्कुल। सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। वो सर्वदेव केशव कौन है? नमस्कार। हेडगेवार है ना। केशव कौन है? वो केशवराव हेडगेवार है, समझे। जी तो पूरा जी एंटी कांग्रेस वोटर इन्होंने कंसोलिडेट किया, वो अपने आप नेशनल पार्टी बन गई। अगर यही काम समाजवादी करते तो भी, कम्युनिस्ट करते तो भी एंटी कांग्रेस, लेकिन उसके लिए रुकना पड़ेगा। अब आप बीच में अगर लाओगे कि नहीं नहीं हमको आरएसएस नहीं चाहिए, अरे सीपीएम और अरे बीजेपी मिलकर आपने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था, तो बाजू बाजू में कौन बैठे थे? तो कहने का मतलब है कि जो एंटी कांग्रेस वोटर है उसको बीजेपी कंसोलिडेट करते जा रही है और उसका प्रभाव है, और उसको इन्होंने हिंदुत्व का तड़का लगाया तो और आसान हो गया, जाति के ऊपर उठकर है। जो क्षेत्रीय पार्टियां बनी वो क्या थी? वो मुस्लिम और कोई लोकल स्ट्रांग पार्टी। तो उसमें जाति की पार्टी है, उसको हिंदुत्व से न्यूट्रलाइज कर दिया, मार्जिनलाइज कर दिया, तो हिंदुत्व का वोटर बन गया। और बाकी सबको, यानी कांग्रेस लेकर पूरे सेक्युलर लिबरल पार्टीज है, उनको बीजेपी ने आज लोगों के सामने जिहादी बनाकर रखा है। तो फिर यह आपका ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, तो ये संजय राउत क्यों इतना परेशान है कि पूरी तरह से शिवसेना को अलग ही कर दें? नहीं, संजय राउत को क्या लेना है देना है शिवसेना से? उसको किसी से शिवसेना, उसको अपनी कीमत बढ़ानी है, अपनी न्यूसेंस वैल्यू बनानी है, तो गाली देगा और क्या करेगा? और क्या करेगा? अब यही काम थोड़े सोफिस्टिकेटेड लेवल पर मणिशंकर अय्यर करता था, उस वक्त राहुल गांधी ने उसको हटा दिया। उद्धव ठाकरे समय पर संजय राउत को अलग कर देते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। एक तो बात ऐसा लग आपको रहा है। समझनी चाहिए कि कौन अपने लिए पार्टी का काम कर रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। आप अपने लिए पार्टी का नुकसान अगर कोई कर रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा। फिर वो यशवंत सिन्हा हो, अरुण शौरी हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, बीजेपी ने क्या किया? उनको इग्नोर किया, हो गए। और इनको मालूम था कि ये जाएंगे तो अच्छा होगा, कांग्रेस के साथ जाएंगे कांग्रेस का नुकसान करेंगे, तृणमूल के साथ जाएंगे तृणमूल का नुकसान करेंगे। ये लोग लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। अमित शाह ने अगर शुभेंदु अधिकारी को लाया, हिमंता को लाया, दे वेर एसेट, दे लाइबिलिटी नहीं थे। वो अपना कुछ बनाना चाहते थे और अपने साथ जो पार्टी में है उस पार्टी को भी बनाना चाहते। यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह लोग जो है, कीर्ति आजाद वगैरह, दे आर लाइबिलिटी टू एनी पार्टी। वैसे ही संजय राउत ये शिवसेना के लिए लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। अब उद्धव ठाकरे उसको एसेट समझ बैठे, तो क्या करोगे आप? ये समझना जरूरी है। और जिस ढंग से बीजेपी और अमित शाह पॉलिटिक्स करते हैं, अब देखो एक बात और देखो आप, कि बंगाल का चुनाव जीत गए, उसके बाद 1-1.5 महीना हो गया, अभी उसी बंगाल में जाकर प्रधानमंत्री ने योगा दिवस मनाया। भाई बंगाल जमाने दिवस का भी मनाया, बंगाल दिवस भी हाँ मनाया, हाँ, बंगाल नहीं नहीं, दिवस भी एक बात मनाया। और और है, अभी अभी श्यामा प्रसाद जी की जयंती भी मनाएंगे। बिल्कुल, नहीं नहीं, अपने पैर जमाना इंपॉर्टेंट होता है, चुनाव जीतना नहीं। चुनाव तो कोई भी जीतता है। अब पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने 37 सीटें लाई, अच्छी बात है, तुम्हारी पार्टी के लिए अच्छी है, लेकिन पैर जमाने की क्या कोशिश की? बिल्कुल नहीं। जीत गए जीत गए जीत गए, नाचना शुरू किया, लाल टोपी लगाई, कव्वालियां गाना शुरू किया, आगे क्या किया? कुछ भी नहीं।
तो एक बात होती है कि आपको पैर जमाने पड़ते। अब देखो, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, बिहार हो, जहां बीजेपी ने अपनी सत्ता लाई है, तो उन्होंने पैर जमाने की कोशिश की है। आहिस्ता आहिस्ता 1.5 साल में महाराष्ट्र में देखो, बाकी कोई पार्टी बची ही नहीं। 40 साल के चाणक्य 2 साल में खत्म हो गए। शरद पवार को कोई पूछता तक नहीं, भूल गए लोग पवार को। पवार के चमचे ही भूल गए। आजकल खबरों में पवार की बात तक नहीं होती। क्यों? आप जीतते हो तो आपको पैर जमाना पड़ता है। और इसलिए अगर सीखना है विपक्ष को, तो देखना पड़ेगा कि बंगाल जीतने के बाद जिस ढंग से पार्टी तोड़ी, वो बात छोड़ दो, वो ठीक है, वो बाकी लोग करेंगे। लेकिन जिस ढंग से योगा दिवस, मुखर्जी का जन्मदिन वगैरह जो कुछ है वो कर रहे हैं, वो बंगाल में अगले 25-30 साल बैठे रहना है उनको, उसकी तैयारी कर रहे। तो सिर्फ सत्ता लाने के लिए नहीं होता, पैर जमाना भी जरूरी होता है। आप देखो, जब मराठा सत्ता थी तो उन्होंने ग्वालियर हो बाहर निकल कर कहां कहां पहुंचे, अटक तक गए, उधर तंजावर तक गए, तो वहां जाके बैठ गए मराठा सरदार। तब जाके मराठाओं का एक बड़ा साम्राज्य बन गया था ना। तो ये क्या करेंगे? अखिलेश यूपी से बाहर नहीं निकलेगा और उद्धव मातोश्री से बाहर नहीं निकलेगा। तेजस्वी यादव ने क्या किया पिछले 8 महीने में? आप बोलो मुझे, कुछ किया है? राहुल गांधी ने क्या किया? शरद पवार की राहुल पार्टी बची गांधी, रहेगी क्या? हाँ, शरद पवार की पार्टी बची रहेगी क्या, या फिर वो समर्थन दे देंगे भाजपा को नारी वंदन बिल के लिए? मैंने बोला है ना, हाइपोथिकेशन में वो रहेंगे उसी पार्टी में। बीजेपी को इनकी संख्या नहीं चाहिए, यानी वोट चाहिए, संख्या नहीं चाहिए। अगर इनको आप साथ अब पार्टी में ले, यानी बीजेपी अपने पास ले लेती है, तो अगले चुनाव में टिकट देना पड़ेगा ना। तो टिकट तो देना नहीं है, लेकिन आज उनका वोट चाहिए। उसको हाइपोथिकेशन बोलते कि चीज आपके हाथ में रहेगी, लेकिन नाम किसका रहेगा? पवार का रहेगा। तो दे देंगे। शरद पवार क्यों, बहुत सारी पार्टियां, संजय आपके अखिलेश की पार्टी वाले देने वाले, दे देंगे। बस भाई हमारी पार्टी मत तोड़ो। तो पार्टी ना तोड़ने के बजाय, पार्टी ना तोड़ने के लिए इसको एक तरीके से, मैं अपोजिशन में होता तो मैं बोलता ये अमित शाह तो एक्सटॉर्शन कर रहे, इसको एक्सटॉर्शन बोलते कि तुम्हारी पार्टी चल ना तोड़ने के लिए वोट इधर दे दो, बाकी तुम्हारे नाम से चुनकर है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, अब उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है चुनाव में, आपका क्या, मेरा अंदाज ये है, क्या भविष्यवाणी है? मुझे ऐसा लगता है कि मायावती अखिलेश से बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। अभी तो मायावती ने कुछ काम ही चालू नहीं किया। नहीं, उसको क्या काम करने की क्या जरूरत है? अरे सब पार्टियां अमित शाह ही चलाने लगे आजकल, ये आप समझ लो। ममता की, मायावती की पार्टी उभरे, देखो आज भी उनके पास 10-12% वोट है उत्तर प्रदेश में। उनके पास ढांचा है पार्टी के संगठन का, और वो बड़ा निष्ठावान है। अगर उसको बाहर से थोड़ी भी मदद मिल जाए, अखिलेश की पार्टी पूरी की पूरी मुस्लिम वोट पर भरोसा रखकर है, यादव पर, तो यादव तो इनके हाथ से छिटक जाएंगे हिंदुत्व के नाम पर। लेकिन मायावती का जो दलित वोटर है वो, और उसमें जो आपके यूजीसी वगैरह के कारण जो डिस्टर्ब हो गए, वो मायावती के साथ चले जाएंगे। वो कुछ देर ठहरो तो ब्राह्मण सम्मेलन वगैरह शुरू करेगी, राजपूत सम्मेलन शुरू करेगी। तो मायावती को उभार देना और अखिलेश के पद का कतरना, ये मुझे स्ट्रैटेजी लगती है।
जी जी, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे मुसलमानों की तरफ से एक मांग आ रही है, कह रहे हैं मुसलमान, अभी एक वो मौलाना है, बरेलवी मौलाना है, और आपको पता है कि मुसलमानों में बरेलवी ही ज़्यादा है। वो बरेलवी मौलाना मांग कर रहा है कि समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करे, कि यदि वो जीतेगी तो मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएगी, वरना मुसलमान जो है वो बार बार उनसे संख्या में इतने कम, जो यादव है, यादव वहाँ 7-8% है और मुसलमान 19-20% है। कह रहे हैं कि साहब कि हम अपने से कम संख्या में जो यादव हैं उनको, उनके लिए ही बार बार वोट क्यों करें, तो यदि उनको वोट हमारा चाहिए तो मुसलमान मुख्यमंत्री डिक्लेयर करें। ऐसी बात बड़े जोर शोर से चल रही थी, कल बड़ी बहसबाजी हो रही थी इस बात पे। वो सिर्फ बीजेपी की सी टीम है। बीजेपी की बी टीम कौन है? ओआईसी। तो सी टीम काम कर रही है कि बी टीम को जिताओ, इसका मतलब अखिलेश को घटाओ। अगर यही बात अगर मायावती मान लेती है तो क्या होगा कि भाई चलो बरेलवी से हम हाथ मिलाते हैं, फिर तो अखिलेश की खटिया खड़ी हो गई। जो समीकरण निकल कर आते हैं वो भी समझो। ठीक है, बीजेपी बोलेगी देखो ये तो ओपनली मुस्लिम हो गया, तो इसका डर उसको है, वो आजकल हनुमान वगैरह के पूजा करने लगा है, आरती डालने लगा है अखिलेश। हाँ, तो वो अभी खुले आम मुस्लिम तो मानेगा नहीं। ठीक है, दूसरी जगह मायावती को क्या फर्क पड़ता है? मायावती मान लेगी चलो हम मुस्लिम करते हैं, कोई बात नहीं। देखो मायावती के साथ तो वो डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि मायावती की संख्या जो है वो 22% है, तो मायावती के साथ अब डिप्टी सीएम बन सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अखिलेश के साथ डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, अखिलेश के साथ सीएम बनेंगे। वही तो बोल रहा हूं ना मैं, वही तो बोल रहा हूं। देखो, एक बात होती है कि जो आपने वो नेट जो वगैरह देखा होगा तो उसमें है ना, वो हाथ लगाए बैठे हैं शेर, उनके सामने से वो झेबरे भागते हैं, हिरन भागते हैं, तो उसमें से कौन सा वीक है वो देख लेते हैं पहले, और फिर घुस जाते हैं तो उसको ही उसका ही पीछा करते, उसका ही पीछा करते। तो आज अगर शिकारी बीजेपी है तो आप सामने दौड़ने वाले जो है उसमें वीकेस्ट कौन है देखो, तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। उनको चिंता नहीं। आज देखो बंगाल जिस ढंग से जीत लिया है ना, उसके बाद यूपी की चिंता नहीं है। यूपी आराम से मेजोरिटी के पार जाने वाला। सवाल है कि सामने वालों को कितना, किसको वीक करे। ममता मायावती ज्यादा बोलती नहीं, और मायावती नेशनल लेवल पर बीजेपी के साथ आ सकती है, अखिलेश नहीं। तो इसलिए मायावती को ताकत देने के लिए अगर मुस्लिम वोट टूटते हैं और बरेलवी उसके लिए इनिशिएट कर रहे हैं तो उनको बीजेपी साथ देगी। बीजेपी के बहुत सारे कोई क्या बोलते हैं उसको, हमजा उधर भी बैठे होंगे ना हमजा तो अपने हर तरीके से। पार्टी में है। हर पार्टी में वही है ना, वही है। अब देखो ये चल रहा था इधर। अब महाराष्ट्र की बात आप देखो कि मैंने उस पर 17 तारीख को एक वीडियो डाला था। अरे कहाँ वो टूटे हुए एमपी लेकर बैठ गए हो, क्यों दिल्ली जा रहे हो? यहाँ एमएलसी का चुनाव होने वाला है और एक भी अपोजिशन को एमएलसी नहीं मिला। 11 सीटों के लिए वोटिंग हो गया, 11 के 11 सीटें ये महायुति जीत गई, और ये एमपी बचाने के लिए गए। तो ये समझना जरूरी होता है ना, ये समझना जरूरी होता है सामने लड़ाई कौन सी है, आपको ये देखना पड़ता है। अब देखो इसको डैमेज कंट्रोल। अरे डैमेज कंट्रोल क्या होता है? डैमेज होने से पहले जिसको तुम कंट्रोल करते हो वो डैमेज कंट्रोल होता है। आपत्ति व्यवस्थापन, उसका मतलब क्या होता है? तो ये लोग टूटे हुए एमपीज को बताने के लिए ओम बिरला के पास गए, और यहां तुम्हारे कारपोरेटर टूट कर, अब देखो विदर्भ में एक जगह थी एमएलसी की, जी कांग्रेस के पास 100 से ज्यादा कारपोरेटर थे, लेकिन कांग्रेस का ही कैंडिडेट था, उसको एक भी वोट नहीं मिला, और ये बचाने चले थे एमपी। तो बात ये होती है ना कि जो लड़ाई कर रहे हो तो लड़ाई कौन सी कर रहे हो देखो, उस लड़ाई में जुट जाओ।
जब अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, तो आपको घायल है उनको पहले उठाकर अस्पताल ले जाना है। ये बोलते हैं क्या कहते हैं, मरा हुआ उसका पहले लेके जाओ, घायल उसको बाद में देखेंगे। तो वापस आते हैं अस्पताल से तो घायल भी मर गया। ये इनका तरीका है, ये स्ट्रेटेजी नहीं होती। क्योंकि यूपी छोड़ो, पंजाब की तैयारी में लग गए हैं। और जिस पंजाब ढंग से बंगाल जीता है, जिस ढंग से बंगाल जीता है, वो स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है कि हम काम करेंगे लेकिन दिखाई तक नहीं देंगे, ना अपोजिशन को ना मीडिया को। बंगाल के बारे में आखिर तक क्या बोला जाता था, नहीं नहीं बीजेपी के पास केडर नहीं है, ममता के पास केडर है। वैसा तो केडर मुंबई में दाऊद इब्राहिम का भी है ना, उसको केडर नहीं कहते, वो केडर जैसा काम नहीं करता। और बीजेपी का अभी कल परसों की बात है, मुंबई में मेरा एक लेक्चर रखा था बंगाल पर, और वहां 22 लोगों का सम्मान मेरे हाथों हुआ। वो बंगाल में 1-1.5 महीने के लिए गए थे, 300 से ज्यादा लोग थे, और उसमें मुंबई में महाराष्ट्र में रहने वाले बंगाली थे। किसको पता है? मराठी मीडिया को तक पता नहीं कि महाराष्ट्र से 1-1, 1.5 महीने के लिए लोग बंगाल चुनाव के लिए गए। तो पंजाब में वैसा ही काम चल रहा है। और बहुत सारे आरएसएस के प्रचारक जो होते हैं ना, उनका काम का तरीका अलग होता है। आपके बाजू में बैठा है, आपको पता नहीं होगा ये आरएसएस वाला है। मैंने ये बहुत सारे लोगों को बता दिया। मेरी भांजी है डॉक्टर जी, वो एक दिन मेरा आरएसएस वाले का एक उपक्रम है, उनका उनके यहाँ मेरा लेक्चर रखा था, तो मैं गया तो अचानक देखा रहे ये इधर क्या कर रहे। मैंने बोला तू क्या इधर क्या कर रही? नहीं, मैं आरोग्य भारती में काम करती हूँ। क्या करती हो? तो बोले नहीं, हम गरीबों के लिए एक मेडिकल कैंप लगाते हैं, हमारी ब्लड बैंक है, ये है वो है, क्या सस्ते में डायलिसिस करने वाली सुविधा है, उसमें मैं काम करती हूँ। अब 4 साल से वो उधर काम कर रही है, मुझे पता नहीं, मेरी भाजी कर रही। अब उसके पास जो पेशेंट आते हैं उसको ये क्या कांग्रेस की बात बताएगी? उसके पेशेंट जो आते हैं लगातार आते रहते हैं, उनसे वो बात पॉलिटिक्स की नहीं करेंगे। लेकिन जब जिंदगी की बातें आती है तो ये बदलाव करना है, ये परिवर्तन करना है, वोट करना जरूरी है, ये बातें करते, पॉलिटिक्स नहीं बोलते। लेकिन वोट करना जरूरी है। अगर तुमको जो है वो गलत लग रहा है, वो बदलो, और बदलने के लिए वोट करना पड़ेगा, बस इतना ही बोलते। तो तुम्हारा गुस्सा हेल्थ के लिए, तुम्हारा गुस्सा रोजगार के लिए, तो वो फूटेगा किस पर, वो समझो। तो उसी ढंग से पंजाब में भी काम शुरू हो गया है, अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और ये काम पहले उसका अध्ययन हुआ है, एक एक बूथ पर पॉपुलेशन कैसा है, उसकी जरूरतें क्या है, उसका स्टडी हो गया, और उस ढंग से प्रचारक लगाए जाते हैं। इनके जैसा नहीं। कौन है अपनी प्रियंका वाड्रा, केरल की एमपी है, उसको आसाम में लगा दो। इस ढंग से आरएसएस का काम नहीं चलता। मुझे एक बात पुरानी याद है, जब खालिस्तान का मामला हुआ था, उस पर हमारे महाराष्ट्र में एक आईपीएस थे, एसपी सिंह। ये चरण सिंह के दामाद थे, और चरण सिंह गृह मंत्री थे। तो इनको फॉरेन की अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए, इसलिए इनको श्रीलंका भेजा गया। और जो श्रीलंका में एक द्रविड़ी तमिली आईपीएस थे, उनको उठाकर नेपाल में भेजा गया। समझे क्या गलत हो गई? इनको नेपाल की, सॉरी, श्रीलंका की भाषा नहीं आती थी, और नेपाल को भेजा था, उसको हिंदी नहीं आती थी। और राहुल गांधी बोलते कि भारत के घोड़े रेस में लगाते हैं, रेस के घोड़े भारत में लगाते हैं, और इनको पता नहीं सबके सब लंगड़े घोड़े हैं। तो और इस ढंग से आज तक जो है, आज तक चैनल है ना, तो आज तक चैनल पे इनके रिपोर्टर्स आपस में बात कर रहे थे, तो उसमें एक रिपोर्टर कह रही थी
कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो भाजपा जो है वो 320 से ऊपर सीटें लेके आएगी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। देखो एक बात होती है ना, आपको पहले मुझे किसी ने पूछा था हिंदी में ही कि विपक्ष के लिए आपकी सलाह क्या है, तो मैंने बोला सबसे पहला कदम यह है कि पूरे के पूरे आपके सब प्रवक्ता है उनको सैक करो। दूसरा कदम यह है कि आपके पार्टी का कोई नेता वगैरह अगर मीडिया में, चैनल पर या पेपर में उसकी फोटो दिखाई दे, उसको सैक करो। आपकी पार्टियां मीडिया से बाहर निकालो, क्योंकि आपकी पूरी पार्टियां मीडिया में अटकी हुई है। उनको लगता है कि मीडिया में बहस में जीत गए, जीत गए, जमीन पर तो आप हो नहीं। अब ममता की हालत देखो, आप ममता की हालत देखो, उनके प्रवक्ता तक खिसक गए। वो अभी कौन, फरियाद हकीम को ये फिरहाद हकीम उनका मेयर, फिर बोलो, कैबिनेट तो आपकी मिनिस्टर। पार्टी कितनी खोखली है आपको पता नहीं है। आपकी पार्टी खोखली है और पूरा विपक्ष खोखला है। मुझे तो लगता है और 5 साल के बाद ये सारे के सारे अपनी पार्टियां चलाने का काम अमित शाह को आउटसोर्स कर देंगे कि भाई तुम ही हमारी पार्टियां चलाओ और 2-2, 5-5, 15-15 चुनकर लाओ, तो आप 400 ले लो और 154 वगैरह वो हमारे लिए बचा के रखो। ये सब अमित शाह को पार्टियां आउटसोर्स करेंगी, आप चलाओ। आपको तो याद आज होगा कि क्या बोलते हैं वो, इंडिगो इंडिगो वगैरह प्राइवेट एयरलाइंस आ गए। उनको उस प्रफुल्ल पटेल ने एयर इंडिया का टाइम टेबल डिस्टर्ब करके उनको रूट दे दिए थे, आपको याद है ना। हाँ, ऐसे कितने लोग विपक्ष में बैठे, आपको क्या मालूम है। वो बैठे हमारा काम चलाओ, बाकी ले लो तुम, कोई बात नहीं। हाँ, तो आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं भाऊ। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाऊ को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।